जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के छात्र छात्रा के लिए भूगोल के अति महत्वपूर्ण अध्याय। और इस अध्याय का नाम है निर्माण उद्योग, जो 3 अध्याय से लिया गया है। तो इस निर्माण उद्योग में हम लोग सबसे पहले इसके थ्योरी को भलीभांति देखेंगे। तो भारत में प्रथम सूती मिल की जो कपड़े की स्थापना की गई थी, कितने ईस्वी में की गई थी? 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। जूट का पहला कारखाना जो स्थापित किया गया था 1855 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा नामक स्थान पर जूट का पहला कारखाना लगाया गया था। यह अति महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर आ रहा है उद्योगों का वर्गीकरण। श्रम माने मेहनत के आधार पर। तो जब उद्योग में बड़ी मात्रा में श्रमिक बने मजदूर तथा पूंजी का प्रयोग किया जाता है तो उसे बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। जैसे सूती कपड़े का उद्योग। मध्यम पैमाने का उद्योग में हम लोग देखेंगे, इसके अंतर्गत ना तो बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है और न ही बहुत अधिक उत्पादन होता है। जैसे साइकिल, रेडियो, टीवी का निर्माण करने में ये सब मध्यम पैमाने के उद्योग के रूप में आएगा। छोटे पैमाने के उद्योग में हम लोग देखेंगे, इसके तहत ग्रामीण, लघु एवं घरेलू उद्योग आते हैं। जैसे हाथ से बनाया हुआ कोई चीज़ अर्थात हस्तशिल्प उद्योग। अब फिर ध्यान रखेंगे हम लोग कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भारी उद्योग। इस प्रकार के उद्योग में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग। हल्के उद्योग, इस वर्ग के अंतर्गत हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है, जैसे सिलाई मशीन। फिर स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटकर देखा जाता है? ऊपर नाम को। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला पॉइंट है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग में के अंतर्गत इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग शामिल होते हैं। इनका संचालन सरकार और स्वयं सरकार खुद करती है। जैसे हो गया दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब जो लोहा इस्पात उद्योग के रूप में, सार्वजनिक उद्योग के रूप में जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आता है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। जब उद्योग में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का संयोग होता है तो सहकारी अथवा संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे अमूल का है गुजरात के। फिर सूती वस्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत में आधुनिक एवं पहली सूती मिल की स्थापना किया गया था 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी, लेकिन यह कुछ समय तक ही चल पाया था। इसके बाद 1854 ईस्वी में कावस जी नाना भाई डाबर के द्वारा सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी। ये ध्यान रखना है। भारत में सूती वस्त्र की मिलें महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, नागपुर इत्यादि प्रमुख है। मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी के रूप में जाना जाता है। किसे सूती वस्त्र के महानगरी के रूप में जानते हैं हम लोग? मुंबई को। जूट या पटसन उद्योग में हम लोग पढ़ते हैं। जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? बांग्लादेश के बाद दूसरा है। फिर ऊनी वस्त्र उद्योग में ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। इसके अलावा धारीवाल, लुधियाना, अमृतसर ऊनी वस्त्र की प्रमुख केंद्र है। पश्मीना ऊन के बारे में पढ़ना है। तो इसे विशेष नस्ल की बकरियों के बालों से, बकरियों के केस से तैयार किया जाता है और यह बहुत ही मुलायम होता है, नरम और एवं मुलायम होता है। इस प्रकार की बकरियां जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पश्मीना ऊन प्रकार की बकरियां कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अंगूरा का ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त होता है। अब हम लोग को पढ़ना है रेशमी वस्त्र। तो भारत शुरुआत से ही रेशम से बनी हुई वस्तुओं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। और जो रेशमी वस्त्र का जो उत्पादन होता है न, कर्नाटक, बेंगलोर, बेलगांव इत्यादि में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है। कृत्रिम वस्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कृत्रिम धागा का प्रयोग होता है और ये मजबूत एवं टिकाऊ होती है, जिसके कारण रंगने एवं बुनने में इसे आसानी होती है।
प्रमुख क्षेत्र कृत्रिम वस्त्र का प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब कृत्रिम वस्त्र का प्रमुख क्षेत्र है। कृत्रिम धागे का निर्माण कैसे होता है? तो पेट्रो रसायन के द्वारा इससे सबसे पहले तैयार किया जाता है, और जिसे इससे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन इत्यादि का निर्माण किया जाता है। चीनी उद्योग पढ़ते हैं हम लोग। तो भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और 1903 ईस्वी में बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में चीनी मिल की स्थापना पहली बार भारत में की गई थी। उपभोक्ता उद्योग किसे कहेंगे? तो यह एक ऐसा उद्योग है जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे प्रयोग के लिए करते हैं, जैसे कागज़ हो गया, दंतमंजन हो गया, पंखा हो गया, सीमेंट हो गया इत्यादि का जो निर्माण होता है उसे उपभोक्ता उद्योग के रूप में हम लोग देखते हैं। फिर आता है कि खनिज आधारित उद्योग, वैसा उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर कर होते हैं उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे हो गया इस्पात, सीमेंट, रसायन उद्योग इत्यादि। लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लौह एवं इस्पात उद्योग वैसा उद्योग जो आधारभूत उद्योग होते हैं अथवा साथ ही साथ भारी एवं हल्के भी होते हैं, उसे लौह इस्पात उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसे आधारभूत उद्योग के रूप में भी, लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग के रूप में भी हम लोग देखते हैं। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1830 ईस्वी में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर है 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कितने ईस्वी में? 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया गया है। अब हम लोग भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग को बारी बारी से देखेंगे, किसकी सहायता से किस राज्य में और किस जगह पर लौह इस्पात उद्योग को भारत में पहली बार जो है स्थापित किया गया था, इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो कंपनी टाटा लोहा इस्पात उद्योग, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, विदेशी सहयोग से बनाया गया, और ये स्वदेशी सहयोग से बनाया गया, और झारखंड में राज्य में स्थित है। झारखंड के कौन जगह पर? जमशेदपुर में। फिर भी आता है भिलाई लोहा एवं इस्पात उद्योग, रूस की सहायता से लिया गया, स्थापित किया गया, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ की भिलाई जगह पर स्थित है। राउरकेला में आ रहा है कि जर्मनी देश की सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया। उड़ीसा के कौन जगह पर? तो राउरकेला जगह पर। उसके बाद आ रहा है दुर्गापुर इस्पात उद्योग, किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया। फिर आ रहा है बोकारो इस्पात उद्योग, रूस की सहायता से झारखंड में बोकारो नामक स्थान पर स्थापित की गई है। फिर विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, जमशेदपुर को भारत का वर्मिघम कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर पूछ देगा किसे भारत का वर्मिघम कहा जाता है, तो जमशेदपुर को। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम उद्योग में। यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है। एल्युमिनियम की विशेषता देखेंगे हम लोग। लचीला होता है, हल्का होता है, जंगरोधी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। प्रयोग, हवाई जहाज, बर्तन उद्योग में तार बनाने में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। तांबा का प्रयोग, तांबा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान की खेतड़ी नामक स्थान पर है। आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा तांबे प्राप्त भी होता है इसी जगह पर। प्रयोग, इसका प्रयोग पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल गोल्ड, अष्ट धातु, मिश्रित धातु इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। रासायनिक उद्योग के रूप में हम लोग देखेंगे, भारत में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योग पाए जाते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक। तो इसका प्रयोग कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक की वस्तु इत्यादि के लिए किया जाता है। अकार्बनिक में पढ़ेंगे इसका प्रयोग रंग, गोंद, डाई के लिए किया जाता है। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे उर्वरक उद्योग में। तो उर्वरक उद्योग, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में रानीपेट में तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। उत्पादक राज्य में आता है गुजरात, तमिलनाडु, यूपी और पंजाब में उर्वरक उद्योग प्राप्त होते हैं। अब आ रहा है सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग में हम लोग देखेंगे भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, और आवश्यक कच्चा माल जो लगता है चुना पत्थर, कोयला, सिलिका और एल्युमिनियम
की आवश्यकता होती है सीमेंट को निर्माण करने में। भारत का पहला सीमेंट उत्पादक संयंत्र 1940 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रेलवे को। तो भारतीय रेलवे को 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे की शुरुआत की गई थी। 34 किलोमीटर मुंबई से थाने डिब्बा कितना था, 14 डिब्बा था, 400 यात्री उस पर सवार थे। भारत में वर्तमान समय में रेलवे जोन की संख्या कितनी है, 17 है। वाराणसी में डीजल चालित रेल इंजन के बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। मुंगेर जिला के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप स्थापित किया गया है, जो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। कहाँ पर, तो मुंगेर जिला के जमालपुर में। फिर मोटर कार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मोटर कार तिपहिया स्कूटरों के निर्माण में भारत का स्थान पूरी दुनिया में पहला है। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करती है। क्या क्या चीज़ का निर्माण करती है, स्कॉर्पियो और बोलेरो का निर्माण महिंद्रा एवं महिंद्रा कंपनी करती है। एवं टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार उपलब्ध करवाती है, ये ध्यान आपको रखना है। गुजरात में सस्ती वायुयान उद्योग में हम लोग पढ़ेंगे, इसका नियंत्रण भारत सरकार के अधीन होता है। और इस उद्योग का पहला कारखाना 1940 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के द्वारा बेंगलोर में स्थापित किया गया था। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे बेंगलोर, कानपुर, नासिक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, ये सब प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर वायुयान का निर्माण किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसका हिंदी होता है सूचना प्रौद्योगिकी, और इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी के रूप में भी जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि सूचना प्रौद्योगिकी को दूसरा नाम क्या है, तो ज्ञान आधारित उद्योग है, क्योंकि इसमें अनुसंधान की आवश्यकता होती है। और इस उद्योग के अंतर्गत ट्रांजिस्टर से लेकर के टीवी, टेलीविज़न, टेलीफोन, अंतरिक्ष उपकरण, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र में हम लोग देखेंगे बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई, कोलकाता, कानपुर इत्यादि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये भी बात ध्यान रखना है कि बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगर वेलिकन सिटी, सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो अति महत्वपूर्ण है। खिलौना उद्योग पढ़ेंगे तो खिलौना निर्माण उद्योग भारत में काफ़ी लोगों को रोजगार प्रदान करती है। अब प्रमुख क्षेत्र है शिवकाशी, बनारस, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और भोपाल में इस खिलौना उद्योग होता है। वैश्वीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। इसके अलावा जब विश्व के प्रत्येक देश बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी एवं व्यापारिक आदान प्रदान करता है, तो उसे वैश्वीकरण के रूप में हम लोग देखते हैं। फिर से समझेंगे, वैश्वीकरण का अंग्रेजी नाम होता है ग्लोबलाइजेशन। और वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि मानचलिए लेकर के भारत का से वस्तुओं का निर्यात आयात अगर होता है अमेरिका से, वस्तु जाएगा और वस्तु इधर से आएगा, तो वस्तु जाएगा और वस्तु इधर से जब इंडिया आएगा तो उसे कहेंगे, उसमें ना तो पूंजी का प्रतिबंध रहेगा, ना तक टेक्नोलॉजी का प्रतिबंध रहेगा। वस्तु का आदान प्रदान एक देश इंडिया के लोग अमेरिका से करेंगे, तो उसे वैश्वीकरण के रूप में हम लोग देखेंगे। और वैश्वीकरण के कारण ही आज पूरे देश क्या है, आज पूरी दुनिया क्या है लेकर के एक हो चुका है। उदारीकरण के बारे में पढ़ेंगे, इसमें उद्योग और व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है। निजीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जब किसी देश के अधिकतर उद्योगों के स्वामित्व एवं नियंत्रण उसके प्रबंधन किसी निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, तो उसे निजीकरण के रूप में हम लोग जानते हैं। अब पढ़ना है बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती है, तो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। मान चलो को लेकर के अमेरिका में कोई कंपनी स्थापित किया गया, अमेरिका के बाद जैसे चीन, जैसे कि इंडिया, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, फिर जैसो पाकिस्तान,
जितने भी देश हैं आसपास के जो भी देश है जिससे व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता है अमेरिका, तो एक देश में अमेरिका में स्थापित करके और जो है सो अलग अलग देश में स्थापित करना चाहता है, अपनी अपनी कंपनी को फैलाना चाहता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में हम लोग देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO को दमघोटू गैस के रूप में भी हम लोग देखते हैं, दमघोटू गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। फिर आता है भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में यह घटना घटित हुई थी, जिसका नाम फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड, और इसमें रिसावित गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम MK के नाम से भी जानते हैं, इस गैस के प्रभाव से 500 लोगों की मौत हो गई। मोकामा में स्थित बाटा जूता कारखाना एवं शराब बनाने वाले कारखानों से प्रतिदिन 2.5 लाख गैलन विषाक्त अपशिष्ट जल का गंगा में क्या होता है, प्रभावित होता है। अर्थात मोकामा में जो स्थित है बाटा जूता को कारखाना निर्माण करने के लिए शराब बनाने वाले कारखाना से क्या होता है लेकर के प्रतिदिन 2.5 लाख गैलन विषाक्त अपशिष्ट जल का गंगा में समाहित होता है, जिसके कारण भी गंगा दूषित होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, विदा लेते हैं अब। जय हिंद, जय भारत।